हेलो दोस्तों। आप लोगों का फिजिक्स हिस्ट्री सर्कल में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 में जो बात कर रहे थे एनसीईआरटी 9th क्लास का। उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल चैप्टर का, जिसमें पहला वीडियो में हम लोग एटम्स के बारे में बात कर चुके हैं, परमाणु क्या होता है उसके बेसिक के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के। तो हम लोग उसी में पहला वीडियो में बताए थे कि एटम्स जो है ना कंबाइन करके, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, है ना। या ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड। तो केमिकली बॉन्ड करके जो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या H2O हो गया, वाटर, या फिर मीथेन गैस हो गया, ठीक है, या फिर जो है NaCl हो गया। ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान ये देना है कि मॉलिक्यूल्स के बारे में देखिए, एटम के बारे में बताया था कि इसका फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनस्टेबल होता है। लेकिन मॉलिक्यूल क्या करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है मतलब स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट करता है, सबसे पहला बात, ठीक है। और इसका दूसरा प्रॉपर्टी है कि यह जो है अपना सारा प्रॉपर्टी जो है वो क्या करता है, वो शो करता है। जिस चीज से मिलकर बना है उसका प्रॉपर्टी को ये क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो ये दो इसका जो है गुण है, ये प्रॉपर्टी है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है। और ये जो सब्सटेंस से मिलकर बना है उसका जो है प्रॉपर्टीज को ये जो है प्रदर्शित करेगा, शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो बात है, मॉलिक्यूल्स दो तरह का होगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक होगा एलिमेंट का मॉलिक्यूल, और एक होगा, सॉरी, और एक होगा कंपाउंड का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखिए, अगर टू सेम एटम कंबाइन, अगर दो सेम एटम कंबाइन करता है तो वह एलिमेंट का मॉलिक्यूल कहलाएगा। और अगर जो है टू डिफरेंट एटम जो है वह कंबाइन करता है, या डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम कंबाइन करता है, जैसे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन किया, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कंबाइन किया, तो इससे O2 बनेगा, इससे N2 बनेगा। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया, क्या हो जाएगा, H2O। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया, तो मान के चलिए NO2 बना, ठीक है। तो ये सेम एटम कंबाइन करके बनेगा तो उसको एलिमेंट का मॉलिक्यूल कहेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और इसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। यहाँ तक ये समझ गए। अब देखिए, जब हम लोग जो है एलिमेंट का कंपाउंड, एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनेगा, तो जितना नंबर ऑफ एटम जो है कंस्टिट्यूट करेगा मॉलिक्यूल बनाने में, उसको उस एटम का एटोमिसिटी या परमाणुकता कहते हैं। इसको समझ लीजिए कि जितना नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल बनाने में आपस में मिलता है या जुड़ता है, कंबाइन करता है, उसी को उस एटम का जो है एटोमिसिटी कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑटो, इसका एटोमिसिटी 2 होगा, इसलिए कि इसमें दो एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन किया है। उसी तरह से ओजोन का एटोमिसिटी 3 होगा, क्योंकि इसमें तीन ऑक्सीजन एटम जो है कंबाइन किया है, समझ गए। जैसे फास्फोरस का एटोमिसिटी टेट्रा एटॉमिक होता है जनरली, इस तो इसका मतलब होता है फास्फोरस का चार एटम जो है मिलकर P4 का निर्माण किया है। वैसे सल्फर पॉली एटॉमिक होता है ना, S8 भी होता है। अगर S8 है तो 8 सल्फर एटम जो है मिल के जो है S8 का निर्माण किया है, माने इसका एटोमिसिटी 8 होगा, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड के बारे में हमको पढ़ना है। कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूल जो है क्या होगा, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल इज कंपाउंड। इससे पहले हम लोग जो है मिक्सचर वाला जब वीडियो बनाए थे उसमें कंपाउंड का डेफिनेशन बताए थे कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट combine in a different proportion to form compound। उस टाइम सिर्फ टू और मोर एलिमेंट बताए थे, लेकिन यहाँ पर है कि डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। जैसे अगर सेम एलिमेंट हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल कहला जाएगा, वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा। और कंपाउंड तभी बनेगा जब जो है टू डिफरेंट एलिमेंट का जो है एटम जो है डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनेगा, H2O, इसके रेशियो मास क्या होगा, 1:8। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनेगा, अमोनिया NH3। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनेगा,
CO2, या फिर कह लीजिए CO भी बनेगा इससे। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिफरेंस, थोड़ा सा इसके बेसिक बात। अब देखिए हम लोग आयंस किसको कहते हैं। तो आयंस कहते हैं किसी भी कंपाउंड का चार्ज स्पीसीज जो रहता है उसको हम लोग आयंस कहते हैं। ठीक है, अब बताए थे कि कंपाउंड जो है, कंपाउंड जो है या एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में बात किए थे कि मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, या फिर मेटालॉइड होता है। ठीक है, तो इसी से मिल के बनेगा। तो कंपाउंड में कैसा होगा, मेटालिक हो सकता है अगर मेटल बना है तो, या नॉन मेटालिक हो सकता है, या मेटालॉइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये मेटालॉइड हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर इनका जो है स्पीसीज, इसके अंदर का जो स्पीसीज है, जो मटेरियल है, जो एटम्स है, अगर वो चार्ज उसमें आ गया है तो उसको हम लोग आयंस कहते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसको केटायन कहेंगे, और अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एनायन। जैसे एग्जांपल देखिए, NaCl इज अ कंपाउंड, तो इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये जो है क्या कहलाएगा, केटायन, और नेगेटिवली चार्ज आएगा तो एनायन। अब देखिए यहाँ पर चार्ज कैसे किसी भी कंपाउंड में आएगा, तो उसके लिए हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्यों चार्ज आता है। तो सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं क्यों आता है। ये आता है कि जब किसी भी, आगे पढ़ेंगे कि एटम में जो है, उसमें जो है ना, एटम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है बराबर होता है। तो जैसे ही अगर उसको अपना स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट कर देता है, दे देता है किसी को, तो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अगर देता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का कमी आ जाएगा। तो कमी को केमिस्ट्री में पॉजिटिव प्लस के रूप में लिखते हैं, इसे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, मतलब कमी है एक इलेक्ट्रॉन का। और यही अगर यहाँ पर जो है दो चार्ज रहता, तो समझिए कि सोडियम में दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन संबंधित है, इसलिए इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे इसी तरह से अगर सीरियल का बात करें, क्लोरीन का, यहाँ समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है जो था इससे, अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए। तो ये सब चार्ज डेवलप होगा स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए डेवलप होगा, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया। अब हम लोग जो है मोलिकुलर मास का बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एटम था। ठीक है, एटम था, तो एटम का हम लोग एटॉमिक मास का बात किए। अब मॉलिक्यूल हो गया है, अब मॉलिक्यूल बन गया, तो मोलिकुलर मास की बात करेंगे। ठीक है, तो मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का जो है, ये मैटर का जो है जितना एटॉम है, उस सब का एटम का एटॉमिक मास को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिल जाएगा मोलिकुलर मास। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में कितना एटम है, दो एटम है, और एक एटम का मोलिकुलर मास इसका जो होता है 16 होता है। तो ऑक्सीजन मोलिक्यूल का जो है मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, वैसे ही कार्बन है, तो एक कार्बन का कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास 12 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर देखा जाए अगर O3 रहेगा तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन मोलिक्यूल कितना है, 3 है, तो 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इट इज देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट, मतलब यू से ही इसको भी, मोलिकुलर मास को भी डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन, वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना था, 1 यूनिट, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16 यूनिट। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है, 2 × 1 2, और वो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 16 × 1, टोटल 18 यूनिट जो है वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 18 यूनिट जो है मॉलिक्यूलर मास का हो जाएगा, जो 1 यूनिट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह HNO3 का यहाँ पर कैलोरी है 63 यूनिट है। या नेक्स्ट में देखिए कैल्शियम का क्लोराइड का है, तो इसका 111, 111 जो है इसका मोलिकुलर मास होगा। ठीक है, तो आज यहीं पे करते हैं, थैंक यू।